सीबीएसई और स्टेट बोर्ड का तो एग्ज़ाम 10th क्लास का हो चुका है। आईसीएसई बोर्ड के भी लगभग पेपर हो चुके हैं, कुछ सोशल साइंस वगैरह के पेपर रह गए हैं। तो अब जो 10th क्लास के जो बच्चे थे जो अब 11th में आएंगे ना, उनके लिए अब आगे ये डिसाइड करना है कि उन्हें किस फील्ड में जाना है ना। उस हिसाब से उनको सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं अभी। तो एक सबसे जो बेहतर जो कैरियर अगर आप देखें, जो कि बिल्कुल आपको इंडिविजुअल है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, वो सबसे अच्छा एक प्रोफेशन होता है डॉक्टर का। ठीक है। और डॉक्टर बनने के लिए क्या है कि आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है पहले, जिस एग्ज़ाम को हम लोग कहते हैं नीट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना, ये क्वालिफाई करना रहता है। और जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका एडमिशन जो है ना वो मेडिकल कॉलेज में होता है। ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या है कि इस नीट की जो तैयारी होती है ना, वो किस तरीके से करनी है आपको, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर ये डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो इसलिए बेहतर कहा जा रहा है क्योंकि ये जो है एक इंडिविजुअल प्रोफेशन है आपका। मतलब आप कहीं भी रह के, छोटे सिटी बड़े सिटी, आपका जहाँ अपना घर है, जो आपका निवास है, आप वहाँ पे रह के इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ भी, मतलब हर जगह आपके पास जो है ना एक ऑप्शन खुला हुआ रहेगा कि आप कहीं भी जाकर वहाँ पे आप अच्छे से एक अच्छा लाइफ स्टाइल आप जी सकते हैं। ठीक है। और प्लस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम सोसाइटी को, समाज को आप कुछ दें, ठीक है, तो इससे अच्छा चीज़ और कुछ नहीं हो सकता है। तो देखिए, नीट की तैयारी के लिए क्या है ना कि आप में को यहाँ पे 3 सब्जेक्ट चूज करना होता है। एक है आपका फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी, है ना। तो इसके लिए आपको पीसीबी है ना, पीसीबी, ये जो है ना वो सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। पीसीबी, पीसीएम रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। क्योंकि जो नीट का एंट्रेंस एग्जाम है उसमें यही चीज़ पूछे जाते हैं। और इसका जो क्वालिफाइंग जो रहता है ना कि आपको 10+2 में क्या सब्जेक्ट रखना है, तो आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो रहना कंपलसरी है। ठीक है। तो देखिए, अब क्या है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिस बच्चे का 10th में मैथ और साइंस का पोर्शन थोड़ा बेहतर है, उनके लिए सब्जेक्ट जो है ना, मतलब ये कोर्स करना थोड़ा सा आसान रहता है। और जो बच्चे मैथ या फिजिक्स वगैरह से जो बच्चे डर रहे हैं, तो अगर वो करना चाहते हैं तो थोड़ा सा जो आपका पुराना जो बैकअप जो रह गया है, मतलब जो उतने अच्छे तरीके से आप नहीं कर पाए हैं वहाँ पे, तो उसको भी लेते हुए आपको यहाँ पे तैयारी करनी होगी। ठीक है। लेकिन जो बच्चे एकदम बिल्कुल भी मैथ से भाग रहे हैं, मैथ्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो इस चीज़ में नहीं आए तो ही बेहतर रहेगा। तो अब है कि कैसे तैयारी करें। तो देखिए, मार्केट में तो बहुत सारी कोचिंग खुली हुई है और बहुत सारे वादे किए जाते हैं और रिजल्ट भी दिखाए जाते हैं, और रिजल्ट है भी। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि रिजल्ट वहाँ से नहीं है, लेकिन वो जो रिजल्ट जो है ना, वो कैसे बच्चे का रिजल्ट है। देखिए, अब क्या है कि अगर कोई कोचिंग जो है अपने कोचिंग से वो दिखा रहा है कि मेरे यहाँ से 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 1000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो अगर आप 1 लाख बच्चों को पढ़ाकर 1000 बच्चे को सेलेक्ट करा रहे हैं, तो रिजल्ट का जो परसेंटेज है वो कितना है, 1% है। मतलब कि जो स्कूल के जो टॉपर जो बच्चे हैं बस वही निकल रहे हैं। एवरेज बच्चे तभी रिजल्ट दे पाएंगे ना नीट में, जब उन पे कुछ खास, कुछ विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब होता क्या है ना कि जो बड़े बड़े आप कोचिंग देखिएगा ना, 50 बच्चे 60 बच्चे एक बैच में भरे हुए हैं। ठीक है। और वहाँ पे क्या है कि जो 1-2 जो तेज बच्चे हैं वो तो सवाल अपना करके और कोर्स को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, कि सर हाँ बन गया, तो टीचर भी आगे बढ़ जाते हैं। और कोचिंग के भी जो ऑनर हैं उनका कहना है कि नहीं, टाइम से सिलेबस पूरा कीजिए। अब जो बच्चे थोड़े एवरेज हैं, उन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो और पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो एक बच्चे के लिए एक ऐसा कोचिंग ढूंढिए जहाँ पे जैसे जो आपका बच्चा है ना, उसको उसके सारे डाउट वहाँ पे क्लियर हो, वो उसके हिसाब से वहाँ पे पढ़ाई होता है कि नहीं होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो जनरली देखते हैं क्या होता है कि बच्चा एक बार कोचिंग में एडमिशन ले लिया, उससे इंस्टॉलमेंट वाइज पैसा शुरू में ही इतना पैसा रखवा लिया जाता है कि बच्चा फिर बाद में लगता है कि इतना पैसा जमा कर दिया तो फिर हम यहाँ से कहाँ जाए। तो इस तरीके की बातें होती हैं। तो आप कोचिंग ऐसा देखिए ना कि जहाँ पे आप बोलिए उनको कि नहीं, जो भी फीस है मैं आपको मंथली दूंगा। अगर मान लें कि आप अपना पूरा कोर्स 11th और 12th का पूरा कोर्स जो है ना वो 20 महीने में पूरा हो रहा है और उस कोचिंग का फीस मान लेते हैं कि 1 लाख रुपये है, तो उस हिसाब से 20 महीने में आपको कितना पर मंथ का कितना हो गया, 5000 हो गया ना। तो आप बोले कि नहीं मैं 5000 पर मंथ दूंगा, लेकिन
मंथली दूंगा मैं, ठीक है। 20 महीने का कोर्स है, ठीक है। 20 महीने में आपको इस तरह से देंगे, ताकि आपको बच्चा 1 महीना 2 महीना 4 महीना पढ़ने के बाद जब उसको ऐसा लगे कि नहीं यहाँ पे मुझे पढ़ाई यहाँ समझ में नहीं आ रही है, मेरे हिसाब से यहाँ पे सही नहीं चल रहा है, तो दूसरा ऑप्शन ढूंढेगा वो। अब होता क्या है कि अब 1 लाख फीस है, शुरू में वो 40,000 रखवा लिए, फिर 2 महीने के बाद फिर 10,000 20,000 मांग रहे हैं, ठीक है। बच्चे को पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है, और चूंकि आप पैसा इतना ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो उसके चलते आप दबाव महसूस करते हैं, और बच्चा भी सही से बताता नहीं है कि पढ़ाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और इस तरह से पिछड़ते चला जाता है। इसी में बहुत सारे सुसाइड वगैरह के भी केस आ जाते हैं कि गार्जियन उस पर दबाव बनाते हैं कि तुम्हारा नंबर अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, बच्चे को पढ़ाई ही वहाँ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके की बातें होती है। तो कोचिंग में क्या है ना कि आपको पहले से तो ये समझ लेना है कि ये कोचिंग मेरे बच्चे के लिए बेहतर है कि नहीं है, ठीक है। और सबसे पहला चीज़ आपको यही देखना है कि अगर वो मंथली फ़ीस लेने के लिए तैयार है, तभी एडमिशन का, अगर नहीं कहते हैं ना, तो फिर बिल्कुल भी मजे, आप समझ जाइए कि वो फंसाने वाला आदमी है, ठीक है ना, वो फंसाने वाला कोचिंग है। तो मंथली ही फीस रहना चाहिए, क्योंकि आप टीचर को जब मंथली फ़ीस दे रहे हो, टीचर को तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार में आप पूरा 1 साल का फ़ीस दे रहे हो। जब आप टीचर को मंथली फ़ीस दे रहे हो, तो आप बच्चों से मंथली फ़ीस क्यों नहीं ले रहे हो? बच्चे से मंथली, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बच्चा 1-2 महीना के बाद उसको समझ में नहीं आया तो भाग जाएगा, तो इस चलते आप बच्चे को फंसा लिए यहाँ पे। तो इसलिए इन बातों पे तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिए कि बच्चा जो है वो दबाव में नहीं आए इस चीज़ के, तो फीस मंथली हो। उसके बाद क्या है कि जो बच्चे का जो परफॉर्मेंस है, ठीक है ना, टेस्ट वगैरह में जो परफॉर्मेंस है, उसको आप देखिए कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, और उस अगर परफॉर्मेंस उसका थोड़ा डाउन है तो उस हिसाब से उस कोचिंग पे, उस बच्चे पे ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं। कहने के लिए तो लोग टेस्ट में नंबर दिखा देते हैं कि इसका नंबर कम आ रहा है, कम पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अगर पढ़ाई उसके समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस पर अलग से ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं ध्यान दे रहे हैं तो फिर वहाँ से आप हटाइए उसको, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो और फिर बच्चा पीछे होते चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखना है। तो देखिए, मेरी एक कोचिंग है यहाँ पे, छोटी सी कोचिंग है, राजीव नगर रोड नंबर 1 में है, ठीक है। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर हुआ है। तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की क्लास चलेगी, ठीक है। फिजिक्स का क्लास तो मैं खुद लूँगा, केमिस्ट्री और बायो के लिए टीचर आएंगे। यहाँ ज़्यादा नहीं, 10 से 15 बच्चे ही बैच में रहेंगे, ताकि मैं एक एक बच्चे को केयर कर सकूँ, एक एक बच्चे पे ध्यान दे सकूँ। अगर 15 से ज़्यादा बच्चे होते भी हैं तो उनके लिए फिर बैच अलग रहेगा। 15 से ज़्यादा बच्चे बैच में नहीं रहेंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक बच्चे पे जब अगर पर्सनल अगर उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, तो उससे उस बच्चे का फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप घूम घूम के हर बच्चे का कॉपी देखिए, उसके डाउट देखिए, आपको समझ में आएगा कि अच्छा बच्चा कहाँ पे अटक रहा है, क्या चीज़ है। तो वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक तो रहेगा कि आपको यहाँ पे 15 बच्चे का ही एक बैच रहेगा। फीस जो है ना वो आपको मंथली देना है, वो भी मंथ पूरा होने के बाद। जैसे आप जैसे आप कोचिंग 1 अप्रैल से शुरू हुई, तो जब 30 अप्रैल तक 1 महीना बच्चा पढ़ लेगा, तब उस अप्रैल मंथ का आपको फीस देना है, पहले नहीं देना है, ठीक है। तो फीस जो है वो मंथली रहेगा, ठीक है ना, पर मंथ रहेगा, ठीक है। एक ये चीज़ है। टेस्ट रेगुलर होते रहेंगे, हर वीक में एक टेस्ट रहेगा, हर संडे को एक टेस्ट रहेगा। जितना बच्चा पढ़ चुका है उसका टेस्ट है, ताकि बच्चे को भी लगे कि समझ में आए कि हाँ कहाँ दिक्कत हो रही है, टीचर को भी समझ में आए। हालांकि बहुत जब बच्चे कम रहते हैं तो टीचर को क्लास में समझ में आता है कि कौन बच्चा समझ रहा है और किस पे क्या अलग से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यही 2-3 चीज़ें हैं कि आपका स्टूडेंट का जो नंबर है ना वो 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फीस मंथली होना चाहिए, ठीक है। और टेस्ट जो है ना वो रेगुलर होने चाहिए, ठीक है। बहुत अगर ऐसा लगता है कि नहीं बच्चा नहीं कवर कर पा रहा है, तो उसके लिए क्लास ख़त्म होने के बाद बच्चे को फिर से अलग से टाइम दिया जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके की चीज़ें होगी। बाकी विशेष जो है आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, इससे आपको बैच का टाइम वगैरह सब मालूम हो जाएगा। और यही सेंटर है, यहाँ राजीव नगर रोड नंबर 1 में है। तो आइए यहाँ पे, और फिर विशेष हम लोग बात करेंगे, समझेंगे चीज़ों को। और यहाँ जो बैच जो स्टार्ट करेंगे हम लोग ना, अभी डेमो क्लास चलते रहेंगे, ठीक है। डेमो क्लास आपका जो है ना वो 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, 20 मार्च से स्टार्ट होगा। और 20 मार्च से लेकर और 30 अप्रैल तक जो है ना वो जो क्लास चलेगा ना, इसका आपको कोई फ़ी नहीं देना है। फिर जब 1 मई से जब क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है, अभी 30 मई तक जो है, मतलब जो बच्चे का कुछ 10th क्लास वगैरह में थोड़ा सा पोर्शन वीक रह गया है, कुछ कैलकुलेशन वाला पोर्शन जो है जो बच्चा नहीं कवर कर पाता है, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि जो नीट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो उनका मैथ्स वाला पोर्शन, कैलकुलेशन का पोर्शन थोड़ा सा वीक रह जाता है। तो उन सब चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। शुरुआत के जो 2-3 चैप्टर हैं फिजिक्स के वो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, ताकि बच्चा भी जज कर ले कि मेरे लिए ये नीट है या नहीं है। तो 30 अप्रैल तक जो है ना, 20 मार्च से 30 अप्रैल तक जो है वो जो क्लास चलेगा ना, इसका कोई आपको फीस नहीं देना है। फिर उसके बाद जब 1 मई से स्टार्ट होगा क्लास, तो आपको जो पहला पेमेंट 1 मंथ का करना है जो है ना, वो 30 मई को करना है,
30 मई से पहले आपको 1 रुपया भी इस कोचिंग में आपको देना नहीं है, ठीक है ना। 30 मई को जब आप 1 मई से 30 मई तक का क्लास हो जाएगा, उसके बाद आप उस मई मंथ का फीस आप देंगे। यहाँ पे फीस भी काफ़ी नॉर्मल रहेगा, वो आप आइए, उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे फीस का जो रहेगा, ठीक है। अभी पूरी तरह से डिसाइड भी नहीं है कि फ़ीस कितना रखना है, ठीक है। तो यही सब बातें हैं, विशेष बात हम आपसे करेंगे जब आप यहाँ आते हैं, ठीक है। आप टाइम ले लीजिए, इस नंबर पे कॉल करके टाइम ले लीजिए और उसके बाद हम लोग यहाँ पे विशेष बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।